नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है एक बहुत अच्छे रैंक के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में जितनी पॉइंट आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे से समझना है। कोई समझ में नहीं आता तो आपको मेरे को कमेंट करके पूछना है। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आती है कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, जैसे नीट पीजी, आपका जेई मेन, जेई एडवांस, जितनी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, वो उनका सिलेबस अलग रहता है। लेकिन दोस्तों कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के पैटर्न, तरीके, नियम, रूल सब एक जैसे ही होते हैं। तो सबसे पहले हम होता है उसका मटेरियल प्राप्त हम दो तरीके से करते हैं दोस्तों। एक हम आपका रेडीमेड बुक खरीदते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, या खुद हैंडमेड नोट्स बनाते हैं। तो आप कोचिंग ज्वाइन करने के लिए या कोई भी सोर्स कि कौन सा हम चूज़ करें, वो आपको जो टॉप सोर्स होते हैं उनमें से कोई भी एक रिकमेंड करते होते हैं। बहुत सारे टॉपर हुए, बहुत सारे लोग हुए, बहुत सारे टीचर हुए, कहते हैं कि हाँ ये कोचिंग, ये बुक बहुत सही है, लगभग वही यूज़ करते हैं। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए कोई भी उनमें से एक बुक जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए या आपको विश्वास है वो आपको ख़रीद लेना है या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यार उसमें लगभग हर कोचिंग, हर बुक अच्छे होते हैं। किसी के उसमें भी कुछ लोग 1000 में से 100-50 हर कोचिंग में से आपके सिलेक्ट होते हैं। मेन जो टॉप कोचिंग है ऐसी ही बुक होती हैं। ठीक है, इनमें से आपको एक बार सेलेक्ट करना है। कैसे करना है मैं आपको बता दिया है। और इनमें से सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती, बहुत सारे स्टूडेंट हैंडमेड नोट्स को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो आपके जो रेडीमेड नोट्स भी मिलने लगे हैं आज के टाइम, तो वो प्रेफर करते हैं। लेकिन दोस्तों जो हैंडमेड नोट्स है ना, उनका उससे ज़्यादा कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो आपका मेमोरी के अंदर मोटर कंपोनेंट जुड़ जाता है। इस जो ये चीज़ बोली ना मैंने, मोटर कंपोनेंट मेमोरी जुड़ जाता है, वो हम आने वाले ने इस वीडियो में कुछ मिनटों के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इसका असली इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट आपको सोर्स सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड आता है सिलेक्ट करने के बाद आपको तैयारी स्टार्ट यहाँ से होती है। सिलेक्ट कर लिया आपने, नोट्स बना लिए, उसके बाद आपको बनाने के बाद एक जो मेन इंपॉर्टेंट आती है वो आपका कैटेगराइजेशन। आप जितने भी टॉपिक है ना, जो इतने भी जैसे नीट के अंदर आते हैं, फिर आपका केमिस्ट्री, आपका फिजिक्स और बायोलॉजी, तो आपको केमिस्ट्री को एक बार कैटेगराइजेशन करना है, फिजिक्स कैटेगराइजेशन करना है। ठीक है, मैपिंग करनी है एक किस्म से कि इसके अंदर कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि जितने भी एक बार हम डिफरेंट टॉपिक अलग अलग जगह पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में वे उनके जो डॉट है ना वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें सबसे ऊपर से स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री मतलब इतने चैप्टर में से ऐसे आप सभी सब्जेक्ट जितने भी आप करना चाहते हो, जैसे MBBS में नीट पीजी होता है, MBBS के बाद उसमें आप 19 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको डिफरेंट एक सब्जेक्ट को लिया और आप उसको मैपिंग करनी है उसको कि हाँ ये टॉपिक हमें इसके अंदर है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार मैपिंग होने के बाद सेकंड स्टेप जो आता है, पहला पॉइंट हो गया मैपिंग, उसके बाद आपको चीज़ें कैसे याद रखनी है, याद रखने का या कैसे पढ़नी है। पढ़ने का मेन तरीका क्या होता है कि जो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, वो आपके साइनेप्स न्यूरॉन होते हैं माइंड के अंदर, उसमें आ जाके स्टोर होती है। ठीक, उनके थ्रू हेल्प के से आपका स्टोर होती है। तो क्या होता है कि उन पे जितना साइनेप्स बनेंगे, साइनेप्स का मतलब बार बार आप उनको वो करोगे, तो जैसे बार बार साइनेप्स को एक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप बोल के पढ़ते हो तो आपकी आवाज़ आप कानों पे जाती है, तो कानों पे जाती है तो कानों से आप माइंड को जाती है, माइंड को जाती है तो वो आपका जो साइनेप्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, बार बार एक्टिवेट होती हैं। आप लिखते हैं तो जो आपका मोटर कंपोनेंट है हैंड रिटन का, राइटिंग का, वो आपको माइंड तक जाती है। आप उसके साथ साथ लिख रहे हो, साथ साथ देख भी रहे हो, तो आपका विजुअल जो साइनेप्स है जो एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प होता है। तो ये मोटर कंपोनेंट होता है किसी भी चीज़ को कम शॉर्ट मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनाने के लिए। तभी तो बार बार आता है कि बोल के पढ़ो, आप लिख के खुद की नोट्स बना के पढ़ो। इनका रोल ये आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए आपको साइनेप्स बार बार एक्टिवेट करने होते हैं अपने माइंड के अंदर, वो ऐसे ही होते हैं। आप तो तब और चीज़ें क्या क्या हम मोटर कंपोनेंट को कर सकते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि आप साथ वालों को पढ़ाइए। पढ़ाने का क्या मतलब होता है कि आप फिर से उस वही साइनेप्स आपकी बार बार एक्टिवेट कर रहे हो, लेकिन इस टाइम क्या होता है कि आप
बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हो कि हाँ मुझे समझाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कुछ मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपके साइनअप्स को और एक्टिवेट करेगी। एक और चीज़ आती है डिस्कशन। डिस्कशन आप साथ साथ वाले के पास करते हो, आपसे क्वेश्चन पूछता है और आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, इससे फिर से एक्टिवेट होती हैं। तो ये एक तरीका है कौन सा, कि आप बार बार चीज़ों को अपने साइनेप्स को एक्टिवेट करना, बोल कर पढ़ना। इनका मतलब ये बहुत बार सुनी होगी आपने, लेकिन जब तक अब हमें इसका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता ना क्यों इसकी वैल्यू, तो हमें कि यार नहीं, हमें तो बिना बोल के पढ़ना अच्छा लगता, मुझे भी लगता था दोस्तों। और मैं बहुत टाइम तक बिना बोले पढ़ने पसंद करता था कि हाँ, लेकिन जो इसकी वैल्यू मुझे समझ में आई नहीं उसके बाद मैंने चेंज किया अपने मेथड, और मुझे बहुत अंतर मिला है पहले जो रिजल्ट मिलता था और आज जो रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट मैपिंग कैटेगराइजेशन, सेकंड आपका एक जो साइनेप्स होते हैं उनको बार बार एक्टिवेट करना, जिससे हम मेमोरी बोलते हैं। मेमोरी कैसे हमें याद रखना है, सेकंड कंपोनेंट ये था। ठीक है, बहुत मैंने शॉर्ट में आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। तीसरा कंपोनेंट आता है आपका एग्ज़ाम के पैटर्न को देखना। हर किसी एग्ज़ाम का पैटर्न होता है कि इसके अंदर, जैसे नीट के अंदर बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन, लगभग 80 से ज़्यादा आई आप NCERT से डायरेक्ट आते हैं। आपका इनऑर्गेनिक के रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर आपकी ज़्यादातर NCERT बुक से आती हैं। ऐसे ही आपका जैसे MBBS नीट पीजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, HIV, जो कॉमन कंडीशन है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। और रिसेंट कुछ को चेंज हुआ है वो आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न पता होना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो वो पैटर्न आपको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन से बार बार क्या पूछ रहे हैं। तो आप लास्ट के 5 साल के या पैटर्न आप यदि आप एग्ज़ाम 10 साल से सेम है तो 10 साल के क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि लास्ट 5 साल पहले चेंज हुआ तो लास्ट 5 साल के देखिए आप, इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कैसे पूछता है, किस टाइप क्वेश्चन पूछता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम को हमें क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता करना। एग्ज़ाम पैटर्न पता चल गया, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम एग्ज़ाम पैटर्न पर हो गया, हमने याद भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, लेकिन एक चीज़ जो कमी रहती है ना, स्टूडेंट बहुत सारे एग्ज़ाम होता है ना, उस एग्ज़ाम का जो माहौल होता है, वो जो हम पढ़ते हैं उससे दिन रात का अंतर होता है। ऐसे हमने तो कभी रूम पे पढ़ा होता है, 3 घंटे के अंदर एग्ज़ाम देना है, 300 क्वेश्चन करने हैं, 180 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो इसको हमें हैबिचुअल बनाना होगा अपने लिए। हैबिचुअल का बनाने का मतलब क्या होता है कि हमें फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम को देने से पहले हमें रूम पर ऐसे ही बहुत सा टाइम एग्ज़ाम देना होगा जाने से पहले, वरना हम वहाँ पर ब्लंडर मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ये सुना होगा था ना कि नोट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, वहाँ पर यस साइड में एक्सेप्ट लिखा हुआ था, वो दिखा नहीं मेरे को, मैं क्या करता। तो ये चीज़ें होनी है यदि आप पहले से नहीं जाते हो तो। यदि आप, मैं तो आपको कहता हूँ, यदि आपने कोई भी टेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको 2 महीने पहले से, लगभग एक दिन छोड़ के या एक वीक में डेली ना डेली टेस्ट, आप जो टाइम आपका है एग्ज़ाम का 10 से 1 या जो भी इतना टाइम है, तो यदि उस टाइम पे आप नहीं देते हो तो आप वहाँ पर गलती करने ही वाले हो। कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप गलती ना करो। उसके बाद कोई सिली मिस्टेक हुआ, कुछ भी मिस्टेक हुआ आपके बाद, ठीक है, तो आप, ये होगा चौथा स्टेप, खुद घर रूम पे बैठ के एग्ज़ाम देना। लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपकी मिस्टेक्स। जो मिस्टेक आपका लिखना होता है अपने को, 5 स्टेप होता है कि करेक्ट द मिस्टेक। इसका मतलब क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर हम कुछ सिली मिस्टेक करेंगे, नोट नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट जल्दीबाजी में पढ़ ली, तो जो हम गलती करेंगे ना हमें लिखनी होंगी अपनी नोटबुक में, जैसे जैसे मैंने उसकी मिस्टेक की है। तो उससे क्या अंतर आएगा दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम आप वो मिस्टेक आपके सामने आप पढ़ोगे ना एग्ज़ाम देने से पहले, तो आप वो मिस्टेक नहीं करने वाले हो। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही टॉपिक है, पॉइंट है कि आपको मिस्टेक लिखना होगा कि हाँ, मैंने उस क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी के अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैंने उसके अंदर नोट नहीं पढ़ा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन पर लगातार रह जाता हूँ और जो आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं लास्ट में, पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये जितनी मिस्टेक है वो आपको लिखनी होगी। यदि आप लिखते हैं तो आपको उनके करेक्ट करने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये आपको, यदि मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला पॉइंट आपका
आप मटेरियल चूज करना, उसके बाद आप मैपिंग, कैटेगराइजेशन, उसके बाद मेमोरी। मेमोरी कैसे करोगे, आपके साइनेप्स बार बार एक्टिवेट होनी चाहिए। सेंसरी तो आप साथ साथ कर ही रहे हो, देखना और जो वीडियो से सुन रहे हो तो वो आवाज़ वाली क्लास, उसके साथ मोटर कंपोनेंट खुद साथ साथ बोलना, साथ साथ लिखना। ये आप मोटर कंपोनेंट किसी को पढ़ाना, किसी का डिस्कस करना, ये आपके मेमोरी को बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ाएगा मतलब एक्टिवेट होंगे बार बार साइनेप्स एक्टिवेट होंगे। शॉर्ट मेमोरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लॉन्ग मेमोरी में। ठीक है, ये आपके यदि याद हो गया। उसके बाद आपका होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता करना कि एग्ज़ाम कैसा आता है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन से नहीं है। यदि आप ये समझ लेते हो तो आपको बहुत आसान हो जाता है कि कौन से टॉपिक मुझे ज़्यादा पढ़ने हैं, कौन से ज़्यादा रिवाइज करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़्यादा रिवाइज करना है, कम इंपॉर्टेंट टॉपिक कम बार रिवाइज करना है। छोड़ के नहीं, कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, उनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ छोड़ कहते हैं कि यार ये इसमें कम क्वेश्चन आते हैं तो हम छोड़ जाते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि इससे क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत कम आपका एफर्ट लेगा। ठीक है, और उसके बाद हो गया फिर से घर अपने रूम पे जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर एग्ज़ाम देना, अपने आप को हैबिचुअल बनाना उस टेस्ट से जो एग्ज़ाम में आप उस लास्ट दिन देने वाले हो। तो वो बार बार एक वीक में एक बार, एक वीक में 2 बार अपने अकॉर्डिंग, अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको देने हैं। एग्ज़ाम देने के बाद गलती करोगे, उस गलती को करेक्ट द मिस्टेक नाम से आपको लिखने हैं सारे। आप लिख लोगे तो आप उनको बार बार रिपीट करना बंद कर दोगे। और लास्ट में यदि आप ऐसे करके एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको विश्वास नहीं होगा आप इतनी अच्छी रैंक आएगी। आप सोचोगे यार क्या रैंक आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें यदि आप समझ आते हैं दोस्तों, 5 स्टेप है, आपको कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने नहीं रुकेगा यदि आप इनको सिंसियरली फॉलो करते हैं। सारे स्टार्ट कैसे करना है एंड तक हमने बताई आपको। अब बात आती है आप पर, आप कैसे करते हो, कैसे समझते हो। अभी भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं वह इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ठीक है, और आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।